आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 में जो होगा उसमें जो है साइंस का आज हम बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आप सभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बिना किसी टाइम के गवाए हुए तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को करना है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन को कीजिएगा क्योंकि एमसीक्यूज कीजिएगा तो ही आप सभी को जो है बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को जो है एमसीक्यूज करना है। जैसा कि मैंने थ्योरी का क्वेश्चन जो है थ्योरी का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करना है। क्या एमसीक्यूज को जो है एकदम 100% आप सभी को जुड़ना है। एक दिन एमसीक्यू चलेगा, उसके बाद जो है एक दिन एमसीक्यू और उसके बाद जो है दोस्तों एमसीक्यू के बाद आप सभी का थ्योरी क्लास होगा। एक दिन थ्योरी एक दिन एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त की, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर कह रहा है कोशिका के बारे में। क्या कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? क्या दोस्तों, क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सही जो कथन नहीं है, क्या सही जो कथन नहीं है उसे आपको बताना है। गलत क्या है इसमें, यानी कि गलत पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि गलत आपसे क्या है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए आप सभी का सबसे फर्स्ट में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा कि कुछ कोशिकाएं, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। क्या कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। इसमें से गलत चीजों को चुनना है, ठीक है। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। गलत चीज को चुनना है, आपको ध्यान रखना है। चारों में से जो है गलत चीजों को चुनना है। और एक कह रहा है कोशिकाओं के आकार, ए नंबर कह रहा है कोशिकाओं के आकार और आप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो आपको गलत चुनना है। क्या इसमें से गलत चीज को चुनना है, तो आप लोग खुद चुन सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बोलिएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। यहाँ पे इसका गलत जो है ई चारों में से ई तो सही बात है, ई 100% सही है, ई भी 100% सही है, ई भी सही है। और डी नंबर जो है, डी नंबर गलती है, बिल्कुल गलत डी नंबर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है किस पादक यानी पादक को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। यानी किस पादक को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंवला, आम, नीम, तुलसी, क्या है इसका डॉक्टर जो कहते हैं, किसको कहते हैं ये बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ये जो होता है किस पादक यानी आंवला जो होता है, आंवला होता है ना, आंवला होता है ना दोस्तों। यहाँ पे आंवला जो होता है, आंवला पादक को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ए आंवला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आगे जो बढ़ रहे हैं तो चलिए आगे कह रहा है आभासी फल, फल्स फ्रूट यानी ट्रू फ्रूट्स, फल्स फ्रूट पूछ रहा है। का एक उदाहरण है अमरूद है, क्या सेब है, अमरूद है, आम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फल्स फ्रूट बोल रहा है। तो फल्स फ्रूट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है फल्स फ्रूट, ये जो अभी का एप्पल आ रहा है, क्या APPLE, क्या एप्पल जो आ रहा है ये फल्स फ्रूट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एप्पल एक फल्स फ्रूट है। तो चलिए सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे एप्पल जो है एक फल्स फ्रूट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त की, कह रहा है एक वयस्क यानी एक एडल्ट पुरुष यानी एक एडल्ट मेल के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है। तो बताइए एक एडल्ट मेल के लिए जो है सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी 100 ml रक्त में मान के चलिए, क्या यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आपको 100 ml रक्त में जो है यानी 100 ml ब्लड, क्या 100 ml ब्लड में जो है 100 ml ब्लड में कितना परसेंट यानी कितना मात्रा जो है हीमोग्लोबिन का होता है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि 10 ml ब्लड में जो है आपको 10 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना परसेंट जो होगा मात्रा होगा वो हीमोग्लोबिन का होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे होंगे कि
कोई लोग बता रहे हैं कि 11.5 ग्राम, एक 12.5 ग्राम, उसके बाद कह रहा है कि 13.5 ग्राम एंड उसके बाद कह रहा है 14.5 ग्राम। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पता है आप लोग को कि 100 ml ब्लड में जो है 100 यानी एक एडल्ट मेल में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 100 ml ब्लड में कितना होता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जो आप सभी का आ रहा है, अब आ रहा है कि अब मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे 100 ml ब्लड में जो है एक वयस्क मेल में जो है 100 ml ब्लड में कितना % हीमोग्लोबिन होगा, कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो गया कि 100 ml ब्लड में क्या 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में जो है 14 पॉइंट क्या मेरे दोस्त, 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। इसको याद रखिएगा आप लोग, हीमोग्लोबिन की मात्रा अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जो है पिछले साल पूछे हुआ था ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे प्रसिद्ध है, कैडमियम जो प्रदूषण है वो किससे प्रसिद्ध है, संबंध है ये पूछ रहा है। कैडमियम प्रदूषण का जो है पॉल्यूशन का संबंध जो है किससे है ये पूछ रहा है आपको। तो चलिए आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। आप लोग बता रहे होंगे कि मीनामाता रोग, ब्लैक फुट रोग, इटाई और डिस्लेक्रेसिया। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपको इटाई रोग का नाम आप लोग 12th क्लास में सुने होंगे। क्या इटाई क्या मेरे दोस्त, इटाई क्या इटाई रोग का नाम जो है आप लोग सुने होंगे क्या 12th में। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक जानकारी भी अध्ययन किए होंगे 12th क्लास में। तो चलिए इसका ऑप्शन याद रखिएगा कि कैडमियम पॉल्यूशन जो है उसका संबंध है इटाई रोग से। चलिए इसका राइट आंसर हो गया डी, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहा है सिंड्रोम सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है। सिट्रस के पत्ते जो होते हैं उस पे पीला धब्बा जो होता है, पीला धब्बा जो होता है मेरे दोस्त, पीला धब्बा किसके कमी के कारण होता है, आपसे ये पूछ रहा है। जिंक के कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, उसके बाद बोरोन की कमी से, लोहा की कमी से। बताइएगा आप लोग किसके कारण हो रहा है, बताइएगा। पीले धब्बे जो होते हैं सिट्रस के पत्ते पे, ये किसके कारण होता है, जिंक के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है, बोरोन के कारण होता है, लोहा के कारण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर आ रहा है आप लोग का कि बी आ रहा है। क्या बी आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। तो चलिए मैग्नीशियम की वजह से जो है सिट्रस के पत्तों पे पीला कलर का धब्बा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सिट्रस के पत्ते पे पीला धब्बा जो होता है वो होता है मैग्नीशियम की वजह से। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, क्या मैग्नीशियम की वजह से, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग इसका हिंदी जो है इसका इंग्लिश हो गया अंतःस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सी है, अधिवृक्क हो गया, अवटु ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि अग्नाशय से यानी पेन क्रिया। चलिए आप लोग राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, बार बार पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ये सब चीजों को जो है याद रखिएगा प्रॉपरली। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है अग्नाशय होगा, पीयूष ग्रंथि होगा, अवुट ग्रंथि होगा, अधिवृक्क होगा। क्या, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मास्टर ग्रंथि जो होता है, मास्टर ग्रंथि वो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। क्या, पीयूष ग्रंथि ग्लैंड जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, उसके अंतर्गत जो है पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, और ये जो आता है इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ग्रंथि होता है 2 टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्रंथि जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है
एक्सो और इंडो होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन कर रहा है काला जर का रोग कारक क्या है। काला जर जो होता है वो किसके कारण होता है, यानी रोग वाहक पूछ रहा है आपको। काला जर बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण होता है। मादा एनोफ्लिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, उसके बाद सिकटा मक्खी और सीसी मक्खी। बताइएगा आप लोग। मादा एनोफ्लिज मच्छर की वजह से होता है। आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में। तो चलिए ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर की वजह से होता है ना। मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है, इसमें से एनोफ्लिज मादा हटा दिया गया है। मादा यहाँ पे मादा हटा दिया गया है और मादा एनोफ्लिज क्या? मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण होता है। क्या है? आप लोग याद रखिएगा, मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण जो है आपको काला जर रोग होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने की वजह से जो है, काटने की वजह से ही काला जर रोग होता है, ठीक है। और ये जो है रोग रात के समय में ये मच्छर उगते हैं, इसलिए आप लोग जो है मच्छर से थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है साइरिक्स किसमें वाक यंत्र है, यानी बोलने वाला यंत्र जो है साइरिक्स, यानी शब्दनी भी इसका हिंदी होता है और साइरिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको कह रहा है ये किसमें जो है वाक यंत्र, यानी बोलने का कंठा जिसको बोलते हैं आप लोग। उभयचर जंतु, उसके बाद सरीसृप कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कट गया, सॉरी सिर्फ कह रहा है, उसके बाद पक्षी कह रहा है एंड स्तनी कह रहा है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसमें जो होता है साइरिक्स किसमें वाक यंत्र यानी बोलने वाला यंत्र कहलाता है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो होता है साइरिक्स जो होता है, साइरिक्स पक्षियों में वाक यंत्र यानी कंठा होता है, ठीक है, कंठा में होता है, ठीक है, साइरिक्स। तो चलिए साइरिक्स में जो है, साइरिक्स आप लोग पक्षी याद रखिएगा, साइरिक्स में जो वाक यंत्र है वो पक्षी का होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन मैंने आपको सेल डिवीजन का थ्योरी दिया है, वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा सेल डिवीजन का थ्योरी। चलिए सेल डिवीजन का दूसरा क्लास जो है कल चलेगा। चलिए आज हम ये एमसीक्यूज करते हैं। तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन क्या मेरे दोस्त सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या? कंकाल में नहीं होता है, तंत्रिका में नहीं होता है, संयोजी में नहीं होता है, जनन में यानी रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और ये जो होता है, तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कंकाल में, तंत्रिका कोशिका, संयोजी ऊतक एंड जनन यानी रिप्रोडक्शन। चलिए तो आप लोग राइट आंसर इसका बताइएगा दोस्तों, आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जो है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका जो होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें जो है सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती है जन्म के पश्चात, ठीक है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है। मानव रुधिर क्या? बस अब 10 गो क्वेश्चन है, आप लोग बोर हो रहे हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और आप लोग एमसीक्यूज कीजिए, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और थ्योरी का क्लास जो है वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थ्योरी क्लास का आपको वीडियो मतलब मिलता रहता है, 7-7:30 बजे का टाइमिंग है और आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा। चलिए मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है वो कितना रहता है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए आप लोगों को जो है हम बता रहे हैं। तो आप लोगों का जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है टाइमिंग, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है वो कितना रहता है, आपसे पूछ रहा है। 80 फर्स्ट में है, 80 से 120 क्या 80 से 120 mm ऑफ Hg%। और उसके बाद है ऑप्शन की 120 से 140 क्या 120 से 40 mm ऑफ Hg%। उसके बाद है ऑप्शन की 140 से लेकर के 140 से लेकर के आप लोगों का है 140 से लेकर के 180 mm ऑफ Hg%, 180 से लेकर के 180 से लेकर के अब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है 180 से लेकर के 200 mm ऑफ Hg%। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि मानव रुधिर यानी मानव के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना रहता है। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब जो है दोस्तों ये होता है,
मानव के ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड में जो है क्या, ह्यूमन के ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो होता है मेरे दोस्त, ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है, कितना होता है पता है, 140 से लेकर के क्या, 140 से लेकर के 180 FHG% होता है। याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर जो है सी नंबर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 140 से लेकर के 140 से लेकर के 180 mm ऑफ Hg% होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सा नियमतापी प्राणी है, क्या नियमतापी प्राणी है, व्हेल मछली, व्हेल शार्क, एनाइटीज और ड्रैको। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये होता है, किसमें होता है पता है, व्हेल मछली जो होता है, व्हेल मछली उसमें होता है, नियमतापी प्राणी है ये। ठीक है, इसमें याद रखिएगा व्हेल मछली जो है एक प्रकार का नियमतापी प्राणी है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मेरे दोस्त, क्या पूछ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन यानी अपने आप यानी सेल्फ मतलब सेल्फ वृद्धि यानी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है, वो कौन सा जीव है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, इसका राइट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया है, क्षमता रखता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, वायरस, उसके बाद वायरोइड, इनमें से कोई नहीं, माइक्रोप्लाज्मा। बताइएगा आप लोग इसमें से जो है स्वतः यानी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिप्रोडक्शन जो है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें होता है, वायरस में, माइक्रोप्लाज्मा में और वायरोलाइड में। बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, ये जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये जो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है ना, इसमें जो है स्वतः जो है, इसमें जो है मेरे दोस्त स्वतः यानी स्वतः से जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की क्रिया करते हैं माइक्रोप्लाज्मा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बैक्टीरिया को फिंसन फंजाई क्यों कहते हैं, बैक्टीरिया को जो है फिंसन फंजाई जो है क्यों कहते हैं, उनमें मुकुलन होता है यानी बडिंग होता है, उनमें विखंडन होता है, उनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण होते हैं, उन विखंडन के साथ साथ उनमें एल्गी के लक्षण होते हैं। बताइएगा आप लोग किसके लिए बैक्टीरिया को जो है फिंसन फंजाई क्यों कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइएगा आप लोग, बताइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या पता है, इसका राइट आंसर जो है उनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी होते हैं। ठीक है, इनमें जो है विखंडन के साथ साथ कवक के भी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें सी नंबर ऑप्शन है, इनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए पाए जाने वाले क्या, डीएनए पाए जाने वाले प्यूरिन्स जो होते हैं, डीएनए पाए जाने वाले क्या, प्यूरिन और पायरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन, प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन, क्या, पायरीमिडीन। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे सेल डिवीजन में, थ्योरी क्लास में। चलिए इसमें जो कह रहा है एडेनिन डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स हैं, क्या, डीएनए में जो पाया जाता है वो प्यूरिन जो है, डीएनए में प्यूरिन जो होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन, जिसके बारे में हम सेल डिवीजन में आपको थ्योरी क्लास में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, प्यूरिन्स, ये आपसे पूछ रहा है, एडेनिन, साइटोकाइनिन, साइटोसिन तथा एडेनिन, क्या, तथा एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा थाइमिन। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त।
इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसमें जो पाया जाता है डीएनए में पाए जाने वाले, डीएनए और आरएनए में जो है अलग अलग प्यूरिन्स और पायरीमिडीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स जो है वो आपका है, वो क्या पता है आपको, एडेनिन एंड एडेनिन, क्या एडेनिन 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 एंड ग्वानिन जो है, एडेनिन एंड ग्वानिन, क्या ग्वानिन, क्या ग्वानिन, क्या ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन जो है आपको डीएनए में बेस पेयर पाए जाते हैं, प्यूरिन्स की तरफ से भाग लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन्स यानी जीन जिसको बोलते हैं, जीन आप लोग नाम से जानते होंगे, जीन तथा प्रदर्शित करते हैं, जीन क्या प्रदर्शित करते हैं, गुणसूत्र पर अत्यंत पास यानी बहुत नजदीक सरल रेखीय स्तर में पाए जाने वाले जीन्स यानी जीन क्या प्रदर्शित करता है, आपको ये पूछ रहा है, क्या प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, क्या क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति, क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति, डबल क्रॉसिंग ओवर। बताइएगा आप लोग किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम जो होता है वो अत्यंत पास होता है, और इस जीन्स में जो है जीन पे क्या प्रदर्शित करता है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है मेरे दोस्त, क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। ये जीन जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर को कम आवृत्ति को दर्शाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को दर्शाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यूनिट यानी जेनेटिक कोड, जेनेटिक यूनिट यानी आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, कोशिका कला में होती है, क्या कोशिका कला में होती है। बताइएगा आप लोग, बताइए किस में होती है, बताइएगा आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर जो आ रहा है आप लोग के लिए, इसका राइट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आ रहा है जेनेटिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं, ये गुणसूत्रों में होते हैं, क्या गुणसूत्रों में होते हैं, सॉरी ये क्या होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, एंड कोशिका कला में होते हैं। बताइएगा आप लोग किस में होते हैं, बताइएगा आप लोग। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं क्या, किस में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गुणसूत्रों में होते हैं, क्या गुणसूत्रों के ऊपर ही ना जीन सजा रहता है, गुणसूत्र के ऊपर ही ना जीन सजा रहता है। एक सरल रेखीय में इस पे इस तरीके से जीन रहता है, इस तरीके से जीन सजा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है, अनुमत ऊपरी सीमा जो है ये क्या होता है, आर्सेनिक जल यानी वाटर है ना, वाटर है ना, H2O वाटर जो है, वाटर है ना, वाटर जल, क्या जल है ना, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। 0.005%, 0.05 ग्राम पर लीटर। तो आपको जो है इसका 0.005 ग्राम पर लीटर, ऑप्शन है 0.005 mg पर लीटर एंड 0.05 mg पर लीटर। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर आप लोग देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए 0.05 ग्राम पर लीटर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी हिस्सा जो है वो पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर क्या है पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है जल में आर्सेनिक की अनुमत मात्रा जो होती है, अनुमत मात्रा ये होता है कितना परसेंट पता है, 0.05 mg ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने की चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित यानी क्या, जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह है,
मधुमेह है क्या, मधुमेह है हैजा, ये जिसको कॉलेरा, ये तो लड़की लोगों का फेमस मतलब नाम है, बीमारी है हैजा धरौना है ना। तो ये हैजा, हैजा जो है मधुमेह है। उसके बाद चेचक यानी चेकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद मलेरिया है। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों आप सभी का निम्नलिखित में जल के द्वारा फैलने वाला रोग आपको पूछ रहा है। मधुमेह है, मधुमेह है ऑप्शन में है, मधुमेह, हैजा, उसके बाद चेचक एंड मलेरिया। चलिए आप लोग ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देखिए और टिक मारिए, सीधा टिक मारिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल से फैलने वाला रोग है, ठीक है। तो जल के द्वारा ऐसा कौन सा रोग है जो फैलता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि जल से कौन सा रोग फैलता है। तो चेचक जो है, ये जो है, सॉरी चेचक नहीं दोस्तों, सॉरी ये जो है मतलब कि जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है पता है, लड़कियों का फेवरेट बीमारी हैजा, ठीक है। ये बीमारी जो है जल के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा जल के द्वारा फैलने वाला बीमारी हैजा है, ठीक है। यह हैजा जो है जल के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मैप, यानी जेनेटिक मैप क्या, जेनेटिक मैप, ये देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक मैप क्या, जेनेटिक मैप क्या मेरे दोस्त, जेनेटिक मैप जो है, जेनेटिक मैप होते हैं, जेनेटिक मैप होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि जीन विकास की विभिन्न अवस्था होती है, गुणसूत्र पर जीन्स के कर्म होते हैं, कोशिका विभाजन के विभिन्न अवस्थाएं होती है, किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण होता है। बताइएगा आप लोग, बताइए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप लोग जो है एकदम से बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र पर जीन्स के कर्म को दर्शाता है जेनेटिक मैप, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग जो है 7:30 बजे डेली जरूर जुड़िएगा। आज का टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप लोग 7:30 बजे जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दो यार, इतना मेहनत किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।